तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद पेज नंबर 11। आज की क्लास में सारे न्यूमेरिकल्स कवर होंगे सॉल्यूशन चैप्टर के, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 14। केएसपी का क्वेश्चन है, कॉपर सल्फाइड पानी में बहुत कम घुलता है। कॉपर सल्फाइड पानी में बहुत कम घुलता है। जो चीजें बहुत कम घुलती हैं उन्हीं के लिए सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ये सॉलिड होता है और ये एक्वस होते हैं। हम कहते हैं अगर ये S मोल घुला इन 1 लीटर तो कॉपर आयन बनेंगे S मोल पर लीटर और सल्फाइड आयन भी बनेंगे S मोल पर लीटर, वेयर S स्टैंड फॉर सॉलिबिलिटी। KSP क्या है? KSP है आयनिक प्रोडक्ट, आयंस की मोलैरिटी का प्रोडक्ट। KSP क्या है? आयंस की मोलैरिटी का प्रोडक्ट। आयंस कौन है? कॉपर आयन एंड सल्फाइड आयन, स्क्वायर ब्रैकेट मोलैरिटी को दिखाती है। KSP की वैल्यू आपको दी हुई है। कॉपर आयन की मोलैरिटी S है, सल्फाइड आयन की मोलैरिटी भी S है, 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। और मैं हमेशा बोलता हूं सॉलिबिलिटी ही मोलैरिटी है, सॉलिबिलिटी ही मोलैरिटी है। आपसे कहा है मोलैरिटी निकालो, आपको सॉलिबिलिटी ही निकालनी है, एक ही चीज। उतारो। एग्जामिनर फेवरेट चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ठीक बैठता है, क्योंकि आप देख रहे हो कैलकुलेशन तो कोई है नहीं, वो तो हम थोड़ा गाजे बाजों के साथ पढ़ाते हैं। अगर अदरवाइज KSP सीधा आपके सामने 2 स्टेप का आंसर होता है। अगला क्वेश्चन जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आज तक बोर्ड में नहीं आया, मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। टॉप 3 क्वेश्चनों में मानता हूँ, क्योंकि कंसंट्रेशन में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं काम के। सो क्वेश्चन वही है जी, कितने ml 1/10 मोलर HCl लगेगा 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हैविंग इक्वल मोल्स ऑफ 2। सो हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों का मिलाकर मास 1 ग्राम है। तो सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि चलो अगर इस मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का मास x ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास क्या हो जाएगा? 1 - x ग्राम। क्वेश्चन में साफ क्या रखा है कि दोनों के मोल्स बराबर हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। 106 है इसका। गिवन मास 1 - x डिवाइड बाय मोलर मास 84 है इसका। सॉल्व करते हैं इसको यहां से, तो x का आंसर आ जाएगा 106/190 ग्राम। यहां से आप सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल पाओगे जो x/190 थे, x/106 थे। x की वैल्यू है 106/190, तो ये आ गया 1/190। और क्वेश्चन में कह रखा है दोनों के मोल बराबर हैं, तो अगर सोडियम कार्बोनेट के मोल 1/190 हैं तो बाइकार्बोनेट के भी हो जाएंगे 1/190। इसके बाद
तो पहला स्टेप होता है इसमें ये निकालना कि भाई मोल कितने हैं। दूसरा स्टेप है कि HCl के कितने मोल लगेंगे इनके इतने मोल्स को न्यूट्रलाइज करने में, दैट वी कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम बाइकार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करता है, पुरानी कहावत है एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे CO2 भी निकलती है क्योंकि कार्बोनेट बैठा हुआ है, वो ब्रेक करता है एसिडिक मीडियम में इनटू CO2 गैस। स्टोइचियोमेट्री कहती है एक सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक HCl चाहिए। सो 1/190 मोल सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1/190 मोल ही HCl का चाहिए। सोडियम कार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्ट करता है और अगर हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2 मोल साथ में आ जाएगा। स्टोइचियोमेट्री कहती है 1 मोल सोडियम कार्बोनेट के न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल HCl चाहिए। सो 1/190 मोल के लिए 2/190 मोल HCl रिक्वायर्ड होगा। सो टोटल जो HCl आपको रिक्वायर्ड है वो है 1/190 एंड 2/190, 3/190। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमें वॉल्यूम निकालना है सॉल्यूशन का, तो वो हो जाएगा मोल्स बाय मोलैरिटी। आप चेक करो कितनी HCl की मोलैरिटी दे रखी है, 1/10। तो 3/19 लीटर आंसर आ जाएगा। आंसर काफी छोटा आ रहा है तो इसको मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। आंसर छोटा हो तो यूनिट छोटी कर दो ताकि आंसर बड़ा दिखे। लिखो। तो चाहे ये रिवीजन क्लासेस हैं तो भी कलर्ड पेन लेके जरूर आओ। अब जैसे ये 3 स्टेप होते हैं, कलर्ड पेन से लिखते हैं, अलग लेवल पे रिवीजन होती है। अगला क्वेश्चन है एक सैंपल, क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक सैंपल में 10 ppm सोडियम आयन है, फाइंड मोलैलिटी। तो 10 ppm सोडियम आयन बाय मास का क्या मतलब है? ppm का मतलब होता है कि जो आपको सॉल्यूट दिया हुआ है वो 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना है। ppm का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो बहुत ही कम मात्रा में पानी में प्रेजेंट होते हैं।
इसलिए जो पानी में कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, सोडियम आयन है, पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं पानी में, इनकी मात्रा पानी में बहुत कम होती है, इनके लिए पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। सो 10 ppm सोडियम आयन का मतलब है 10 ग्राम ऑफ सोडियम आयन प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालनी है मोलैलिटी, जो कि होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम प्रेजेंट इन। तो ये 10 ppm सोडियम आयन वैसे एक्वस सोल्यूशन है, कई बार लैंग्वेज इतनी अच्छे से लिखी नहीं होती, बट डजंट मैटर। सो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो सोडियम आयन का जो मास है वो 10 ग्राम है, सोडियम का जो मोलर मास है वो 23 है, एटॉमिक मास 23 है। आपके जो सॉल्यूशन का मास है वही पानी का मास है, वही सॉल्वेंट का मास है, क्योंकि वैसे तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को माइनस करके मास निकाला जाता है, लेकिन क्योंकि हमारे सॉल्यूशन का मास बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले पानी का मास बहुत कम है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली पानी का ही मास मान लेते हैं, विच इज़ 10 की पावर 6 ग्राम। पर हमें यहाँ पे किलोग्राम में पुट करना है, तो 1000 से डिवाइड करके पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और मोलैलिटी की यूनिट होती है ऊपर मोल नीचे केजी, मोल्स पर केजी। कैलकुलेशन में कोई गलती है वो अपने आप मैनेज करनी है, उसके लिए व्हाट्सएप नहीं करना, इन छोटी मोटी चीज़ों से बाहर आना है। सो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट है, कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है, खासकर ऐसी जगहों पे जहाँ पे सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन अगेन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कंसंट्रेशन के टॉपिक में बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे पीछे कुछ सालों में। जब राउट लॉ बैठा हुआ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बैठी हुई है, वान टॉप बैठा हुआ है, और एक न्यूमेरिकल की विंडो होती है, तो उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि आपको वो मोलैलिटी का कोई क्वेश्चन पूछें या ये सब चीज़ें पूछें। लेकिन इस चैप्टर में चाहे हमें एलिवेशन के क्वेश्चन करने हैं, चाहे हमें डिप्रेशन के क्वेश्चन करने हैं, हमें राउट लॉ के क्वेश्चन करने हैं, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन करने हैं, तो कहीं पे मोलैलिटी यूज़ होती है, कहीं पे मोलैरिटी यूज़ होती है, कहीं पे मोल फ्रैक्शन यूज़ होता है, इसमें सारे यूज़ हो गए, इसलिए ये रिवीजन के तौर पे बेस्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में जो आपको सॉल्यूट दिया हुआ है वो NaOH है। अगेन आप एक्वस वर्ड क्वेश्चन में कहीं भी ऐड कर लो, सॉल्वेंट पानी है, कहीं भी एक्वस वर्ड ऐड कर लो, जैसे 10% NaOH एक्वस लिख लो, सॉल्वेंट पानी है। सो 10% NaOH बाय मास का क्या मतलब है, 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो पहली चीज मैं निकालने जा रहा हूं मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास, जो कि NaOH का 10 है, मोलर मास NaOH का 40 है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। हमारे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है और NaOH का मास 10 ग्राम है, तो पानी का मास कितना हो जाएगा, 90 ग्राम चेंज इन किलोग्राम, क्योंकि हमें यहाँ किलोग्राम में पुट कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा और यूनिट होगी ऊपर मोल नीचे केजी। बी पार्ट है मोल फ्रैक्शन, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स।
और मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास जो NaOH का 10 है, मोलर मास 40 है, पानी का गिवन मास 90 ग्राम है और मोलर मास 18 ग्राम पर मोल है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल में अक्सर ये बात आपको याद है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया होता, उसको निकालने की चाबी दे रखी होती है जो है डेंसिटी। सो वेट ऑफ सॉल्यूशन है हमारा 100 ग्राम और डेंसिटी आपको दे रखी है 2 ग्राम पर ml। यहां से 50 ml आपका आंसर आएगा वॉल्यूम में। आपको निकालनी है मोलैरिटी विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में पुट करना है, तो 1000 से डिवाइड करके पुट करना है। इन सब चीजों की बारीकी पे ध्यान लगाना होता है कि यूनिट्स का क्या करना है। मोल्स पर लीटर में आंसर आ जाएगा। सो ये 4 क्वेश्चन मैंने कंसंट्रेशन के रखे रिवीजन के लिए। तभी कह रहा हूं अगर आप अपनी भी लिस्ट बनाओगे रिवीजन के दौरान कि मुझे बोर्ड की छुट्टियों में कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं कंसंट्रेशन के, तो यही बैठेंगे। तो अगर हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं कंसंट्रेशन के, तो कट डाउन करके उसको 5 या 6 पे लाओ कि ये 5 और यहाँ 6 क्वेश्चन हैं जिन्हें मैं एग्जाम से पहले करना चाहूंगा। तो वो लोग जो 5-5 घंटे में, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में सॉल्यूशन रिवाइज कर लेते हैं बोर्ड की छुट्टियों में, वो वही लोग होते हैं जिन्होंने पहले समय बिताया होता है। हर बार थोड़ी ए फॉर एप्पल पढ़ने बैठ जाना है। न्यूमेरिकल कभी पढ़े नहीं जाते, तो ये 4 न्यूमेरिकल आप लिख के देखो, बाकी पढ़ लो। नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल हमारे अब आ रहे हैं ऑन हेनरी लॉ। हेनरी लॉ गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में एक्सप्लेन करता है। हेनरी लॉ ये कहता है जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी। मैंने इसके 2 क्वेश्चन चूज करे हैं और दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है। ये दोनों ही बोर्ड में लगातार आते रहते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 18 जो हम करने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S at STP is 0.01 मोलल, फाइंड KH। लिखो फॉर एक्वा सॉल्यूशन, क्योंकि ये पानी के बारे में लिखना याद नहीं रहा है मुझे। फाइंड KH फॉर एक्वा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है वो पानी का है, पानी में घोल के बनाया हुआ है। जो H2S गैस है वो पानी में डिसॉल्व करिए। सो पहला टास्क आपको पता है इसमें क्या करना है। 0.01 मोलल H2S गैस घुली का क्या मतलब है। 0.01 मोल ऑफ H2S dissolve in 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। मोलालिटी की जो डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन अलग चीज होती है, दिस इज ब्रह्म ज्ञान मूवमेंट। फॉर्मूला अलग चीज होती है, डेफिनेशन अलग चीज होती है, दोनों को इकट्ठा करके मत देखा करो। डेफिनेशन है मोलालिटी की 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, ये डेफिनेशन है। निकालने का तरीका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मैं यहां पे डेफिनेशन खोल के लगा रहा हूं। इससे मेरे पास H2S के मोल आ गए, पानी का मास आ गया 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं H2S का, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। पानी का गिवन मास है 1000, एटॉमिक मास है 18। इंपॉर्टेंट फिगर है ये, हम तो ये भी सिखाते हैं आपको क्लासेस में कि भैया इसे याद रखो, 55.5 वैल्यू है ये। यहां से H2S का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा
1.8 10 की पावर -4। और वैसे तो ये क्वेश्चन मेरे अपने बनाए हुए होते हैं, कई बार डाटा बहुत अच्छे से कन्वे नहीं होता, लेकिन जब इसके क्वेश्चन कराए थे तब भी ये कहा था आपसे कि मोल फ्रैक्शन बहुत कम आएगा, इसका भी काफी कम आ रहा है, क्योंकि जो गैसेज होती हैं वो लिक्विड में, पानी में बहुत ही कम मात्रा में डिसॉल्व होती हैं। हेनरी लॉ ये कहता है प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हमें KH निकालना है। क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है STP। STP के कई मतलब होते हैं, एक आसान मतलब होता है प्रेशर 1 बार और टेम्परेचर 273 केल्विन फॉर गैस। So STP is the standard temperature and pressure of gas, which is 1 bar pressure and 273 Kelvin temperature. तो प्रेशर हो गया 1 बार और H2S का मोल फ्रैक्शन हमने निकाल ही लिया था। सॉल्व करेंगे, यहां से KH की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट आप लिखोगे इसकी, यूनिट के बारे में सोचो KH के। अब ये 3 दिन 4 दिन सॉल्यूशन चल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरा पैकेज रिवाइज करो। द कोर बुकलेट इज नोट्स। तभी रिवीजन का पैकेज ऐसे डिजाइन करें कि थोड़ा एक्सटेंडेड लगे कि 4-5 दिन हो गए एक चैप्टर पे खड़े हुए। अब आपके लिए अच्छी बात है, कल के बाद क्लास नहीं है, सैटरडे संडे आपकी ऑफ है, हमारे लिए तो यू कैन स्पेंड टाइम। कोई मौका लगता है, अगर स्कूल के एग्जाम नहीं है, खाली हो, कोई वक्त निकाल सकते हो, 3 घंटा 4 घंटा निकालने की कोशिश करो, और सॉल्यूशन जो भी हमने क्लास में कराया उसको ध्यान से करो। ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजनिंग में कामयाबी चाहते हो तो वो पहले करके रखो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग कभी भी क्लास में समझ में नहीं आते ठीक से, क्योंकि हम तो भाव में चलेंगे, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 1 मिनट में क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाएंगे। तो आप पहले से घर में पढ़ के रखो, अगर आपको टाइम मिलता है तो। डिपेंड करता है आप कितना टाइम लगा सकते हो। परफॉर्मेंस बैच में तो मैंने समझाया ही है कि आप करके बैठो, एक चैप्टर आगे चलो, क्योंकि मैंने ये तजुर्बे में देखा है असर्शन रीजनिंग ऑब्जेक्टिव क्लास में क्लियर नहीं होते, क्योंकि पढ़ते हुए का टाइम भी नहीं होता कि अगला क्वेश्चन हम शुरू कर देते हैं। तो आपके सामने 1 से 2 क्लासेस, कभी कभी 2.5 क्लासेस लगेंगी MIQ में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आना है। तो यू हैव टाइम, यूज दैट। क्वेश्चन पढ़े हो, पेंसिल से आंसर मार्क करे हो, पढ़ा भी हो, तो जब मैं कराऊंगा तो समझना और आसान हो जाएगा। पहली बार अगर यहीं बैठ के पढ़ोगे तो स्ट्रगल करोगे। नेक्स्ट, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, दोनों ही एनसीईआरटी क्वेश्चन उठाए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं मैं हेनरी लॉ का। इस साल भी यही N2 वाला क्वेश्चन ही बोर्ड में आया था। वैसे तो आप सब यहाँ JSR में नशेड़ी पढ़ते हो, आपको एक न्यूमेरिकल का भी असाइनमेंट दिया गया है, बहुत पहले दे दिया गया था, उसको भी करो। मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि जो कहानियां करता रहूं और डमरू बजाऊं यहाँ पे आके, वन शॉट और फलाना पेपर लीक सीरीज पर। एक्चुअली वो पेपर लीक है। लास्ट ईयर जितने न्यूमेरिकल आए हैं उसी असाइनमेंट से ही आए हैं, और वो असाइनमेंट मैंने और खींच के बनाया हुआ है, उसमें और क्वेश्चन कम रखे हुए हैं। 10 ही क्वेश्चन है सिर्फ न्यूमेरिकल्स के, दैट्स इट। इसमें ज्यादा है एक्चुअली। और लास्ट ईयर जो पेपर आया है वो सारा वहीं से आया है। तो वो 10 न्यूमेरिकल, मतलब वो कहते हैं ना, बात और छोटी कर दी है कि यार ये 10 करो, तो उसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करो। अगर मिस हो गया असाइनमेंट, नहीं बताया कहाँ गया किधर गया, तो मनप्रीत से दोबारा ले लो या PDF मांग लो, उसके सोल्यूशन भी अपलोड करे हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कितने मोल N2 गैस डिसॉल्व करेगी 1 लीटर पानी में अगर KH आपको दिया हुआ है 100 K बार। K बॉक्स में लो, लिखो किलो। दिस इज द सोर्स ऑफ एरर जहां पे आप गलती कर सकते हो। K इज किलो, किलो बार। और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आपको दे रखा है बार में। आपको KH भी दिया हुआ है और आपको प्रेशर भी दिया हुआ है, तो ऐसे में प्लानिंग सिंपल है कि पहले क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हेनरी लॉ यूज करेंगे। ये बात कई बार मैं इतने गाजे बाजों के साथ नहीं कराता, पर
जो बच्चे खासकर काबिल बैठे हैं, अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, अगर वो किसी लॉ का फॉर्मूला है, लॉ इस चैप्टर में दो ही तो हैं, हेनरी लॉ और राउट लॉ, तो आपको लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ दिस इज द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ दिस इज द फॉर्मूला। ये एक तहजीब है, मतलब ये एक मैनरिज्म है कि आप उस साइंटिस्ट को पहले श्रद्धांजलि दे दो कि भाई साहब मैं हेनरी लॉ लगाने जा रहा हूं। हाँ जी, प्रेशर कितना है 1 बार, और के एच की वैल्यू कितनी है, किलो बार को बार में चेंज करके बताओ ना, 10 की पावर 5। हाँ पीछे बताया नहीं यूनिट क्या है, सो के एच की वही यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की यूनिट तो होती नहीं है। के एच की वही यूनिट होती है जो प्रेशर की यूनिट होती है, बिकॉज मोल फ्रैक्शन यूनिट तो है नहीं। इसीलिए अगर ये बार में है तो फिर हमें इसको भी बार में ही रखना है, तभी तो यूनिट बैलेंस आउट होगी। कितना आ गया मोल फ्रैक्शन, 10 की पावर -5। 10 सेकंड देखना चाहिए और बोलना चाहिए काफी कम है, बस कम ही होगा। गैस पानी में ज्यादा नहीं घुलती है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। अब ध्यान से देखो, आपको पानी का वॉल्यूम दिया हुआ है, 1 लीटर पानी, 1000 ml पानी, पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो पानी का मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया है, पानी के मोल्स हो जाएंगे वही 1000 डिवाइड बाय 18 गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, वही फिगर आएगी 55.5। मैंने इन न्यूमेरिकल में आपको ये भी समझाया था कि आप अप्रोक्सीमेशन लो, कॉमन सेंस यूज करो। मोल फ्रैक्शन N2 का बहुत कम है, इसका मतलब N2 के मोल्स भी बहुत कम है, तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो। 55.5 प्लस N2 कैन बी टेकन एज 55.5। यहां से N2 के मोल्स आ जाएंगे। सो ये दो न्यूमेरिकल मैंने हेनरी लॉ के रखे। जिन बच्चों के अब तक नंबर नहीं आए हैं उनका बदलाव लिख लिख कर आएगा। एक बार पढ़ लिया, एक बार देख लिया इज नथिंग, जीरो। अगर आप न्यूमेरिकल में वीक हो, तभी मैंने बोला वो न्यूमेरिकल का जो असाइनमेंट है वही 5 बार लिख के देख लो। बार बार लिखने से अपने आप समझ में आती हैं चीजें, यही तो कला है, ये आशीर्वाद है सरस्वती माँ का। सरस्वती माँ की तपस्या जंगलों में जाके नहीं होती, जब आप बार बार लिख रहे होते हो चीजों की, वही तपस्या है, उसी का फल होता है कि आपको चीजें याद होती हैं। इसलिए कहीं कोई वीकनेस है तो उस पर काम करो, MIQ के न्यूमेरिकल फोकस कर लो। तो कई रास्ते हैं, बुकलेट तो पूरी बनाते हैं लेकिन फिर भी कई कई रास्ते दे रहे हैं, क्योंकि हर प्रकार का बच्चा बैठा है। MIQ के न्यूमेरिकल रिवाइज करो, और छोटा रिवीजन आगे जाके करनी है, सिर्फ जो न्यूमेरिकल असाइनमेंट है उसे रिवाइज करो, लेकिन 5 बार लिख के देखो। जब आप बिना देखे हर चीज लिख पाते हो, बिना सॉल्यूशन को रीड करे अपने आप सब कुछ न्यूमेरिकल लिख पाते हो, तो समझो तैयारी हो गई पूरी। अब मैंने एक न्यूमेरिकल रखा है सिर्फ राउट लॉ फॉर आइडल सॉल्यूशन का, ओनली 1 न्यूमेरिकल, क्योंकि मेरा मानना है इसमें हाथी का पांव है, इसमें सारे आ जाते हैं। राउट लॉ में जो सबसे फेमस वैरायटी आपको पता है वो है मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। अगर आप ये वैरायटी कर लो तो बाकी सब क्वेश्चन भी सिमिलर टू इट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है 100 ग्राम लिक्विड है जिसका मोलर मास 200 ग्राम पर मोल है, 50 ग्राम लिक्विड भी जिसका मोलर मास 100 ग्राम पर मोल है, इन्हें मिक्स करके हमने एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार किया। वेपर प्रेशर प्योर ए और प्योर बी के हमें दे रखे हैं, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इनका इन वेपर फेज। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। सबसे पहले हमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन सॉल्यूशन। जब मैंने इन्हें घोला था तो कौन कितना था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। और ए का गिवन मास है 100, मोलर मास है 200, 50/100, मोल फ्रैक्शन हाफ आ जाएगा। अगर एक का मोल फ्रैक्शन हाफ है तो दूसरे का भी हाफ ही हो जाएगा। सेकेंड स्टेप होता है इन क्वेश्चनों में सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना। उसके लिए हम लगाते हैं राउट लॉ। राउट लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल लिक्विड के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके निकालते हैं। और पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। प्योर ए का प्रेशर 10 है, प्योर बी का प्रेशर 20 है, 15 बार आ गया ये। YA is the mole fraction of A in vapor phase। ये डाल्टन लॉ सिखाता है, ये निकालना डाल्टन लॉ सिखाता है। डाल्टन लॉ कहता है किसी भी गैस का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, वो ये रहा, कितना है 5। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 15। ये आ गया 1/3, तो वाई भी कितना आ जाएगा 2/3। लिखो। क्या है, हाँ ये डाल्टन लॉ है। पीए इज पी नॉट ए एक्स ए इज राउट लॉ। व्हेन वी से हम राउट लॉ लगा रहे हैं, हम पीए इज पी नॉट ए एक्स ए इज राउट लॉ। नीचे वाला तो सिर्फ है ही डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ ने दो बातें बोली हैं। पहला तो इतनी आसान बात है कि हम ये लॉ लिखते हुए भी हमें अजीब लगता है कि भी अगर दो गैसेज हैं दोनों का प्रेशर ऐड करोगे टोटल प्रेशर आ जाएगा, तो वो कोई मजेदार लगता नहीं है। सो डाल्टन लॉ इज किसी भी गैस का प्रेशर अगर निकालना है तो उस गैस के प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो। राउट लॉ ये कहता है किसी कंपोनेंट का प्रेशर अगर आपको निकालना है तो उसके प्योर के प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक क्वेश्चन सिर्फ रखा मैंने राउट लॉ का। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके क्वेश्चन आ रहे हैं बिना वन टॉप वाले। पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 10% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ। सॉल्यूशन का के बारे में बात हो रही है। लाइन शुरू हुई है सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में सॉल्यूट है 10%, सॉल्यूशन का प्रेशर 1.033 बार है एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आपको पता है इसमें सिंबल लगते हैं P नॉट A इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वो कौन है, पानी।
प्योर पानी का प्रेशर कितना है बॉक्स में लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये वर्ड जो लिखा होता है मैंने पहले भी सिखाया था। मैं पर्सनली, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव पैकेज खुद नहीं बनाता, क्योंकि हर क्वेश्चन में फिर मैं ही आ जाता हूँ। पर्सनली यही क्वेश्चन मुझे सबसे बढ़िया लगता है। राउट लॉ में एनसीईआरटी में 7-8 न्यूमेरिकल है। दिस इज द बेस्ट न्यूमेरिकल इन ए वे कि इसमें फैसला खुद करना पड़ जाता है। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसपे वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू 1 atm। सो पी नॉट ए क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्योंकि सॉल्यूशन का टेम्परेचर वही है जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। और कोई अगर पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रखा जाए 100 डिग्री पे, तो उसके वेपर का प्रेशर कितना होता है 1 atm। पर आपको किस में चाहिए, बार में, तो 1 atm इज 1.013 बार। तो ये दिया नहीं हुआ, यही स्किल है, इसलिए क्वेश्चन रखा है। सॉल्यूशन का प्रेशर दे रखा है, आपसे कह रखा है 10% सॉल्यूट है, जिसका मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंबल यूज करने हो तो आपको अनाउंस करना पड़ता है, जी मैं सिंबल यूज कर रहा हूं। सो क्वेश्चन में जो सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बड़ा पड़ता है, इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग होता है, पेशेंस रखनी चाहिए। सबसे पहले हम लगा रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय राउट लॉ। वो क्या कहता है, डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। सो बेसिकली ये आपको एक्स बी ही सारा दे रखा है, क्योंकि पी नॉट ए आपके पास है, सॉल्यूशन का प्रेशर आपके पास है, और ध्यान रखो सॉल्यूशन का प्रेशर हमेशा कम होता है। यही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सार है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर घट जाता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज राउट लॉ। सो ये एक्स बी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद लड़ाई है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने की। मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल। हाँ जी, मोल कितने हैं सॉल्यूट के, सो 10%, 10 ग्राम गिवन मास है, मोलर मास पता नहीं। और जो आपका सॉल्वेंट है वो हो जाएगा 90 ग्राम। सॉल्वेंट आपका हो जाएगा 90 ग्राम। बाकी फिर एक कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी टू गेट टू द आंसर। मेरे पैकेज में बड़े आराम आराम से क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि पहले एन बी निकाल लो, उसके बाद खोल के निकालो। आपको अपने आप वो स्किल डेवलप करनी है। इससे भी निकालना चाहते हो डायरेक्ट, तो ये पहले मल्टीप्लाई होगा। इन क्लासेस में ये अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि फुल कैलकुलेशन सॉल्व करके बताई जाए। सो कैलकुलेशन पार्ट अपने आप मैनेज करो।
तो दो क्वेश्चन रखे हैं मैंने RLVP पे। पहला क्वेश्चन क्योंकि ये मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं तो ऑब्वियसली इसको पहले रखूंगा ही। और दूसरा एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है PYQ, अगर आपने देखा है तो लगातार ये क्वेश्चन आता है, NCERT क्वेश्चन है ये। कितना सॉल्यूट डालें 114 ग्राम ऑक्टेन में ताकि सॉल्यूशन का प्रेशर रिड्यूस टू 80%। साइड में लिखो या ऊपर लिख लो, रिड्यूस टू मींस फाइनल प्रेशर। लिखो ऊपर, रिड्यूस टू मींस फाइनल प्रेशर, reduce by means decrease in pressure, reduce by means decrease in pressure। so reduce to 80% का मतलब ये है कि अगर आपके प्योर का प्रेशर 100 था तो सवाल है कितना सॉल्यूट डालें ताकि फाइनल प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर घटकर इतना हो जाए, कितना हो जाए, 80 हो जाए। आपको पता है 80% परसेंटेज का मतलब होता है समथिंग आउट ऑफ 100। तो द इजी वे टू रीड इट इज कि अगर प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर 100 है तो कितना सॉल्यूट डालें, क्योंकि RLVP का कॉन्सेप्ट ये कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है। कितना सॉल्यूट डालें ताकि सॉल्यूशन का प्रेशर घटकर 80 हो जाए। मोलर मास आपको दिया हुआ है सॉल्यूट का 40, और जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे ऑक्टेन है। सॉल्वेंट यहाँ पे ऑक्टेन है और सॉल्यूट का हमें पता नहीं। सो पहला स्टेप है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। इसके लिए आप राउट लॉ यूज कर लेते हो। राउट लॉ कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो P नॉट है 100, सॉल्यूशन का प्रेशर है 80, 0.20 इज द मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास निकालना है सॉल्यूट का। मोलर मास है सॉल्यूट का 40, सॉल्वेंट का गिवन मास 114 है और ऑक्टेन का मोलर मास भी 114 होता है। ऑक्टेन होता है C8H18। NCERT क्वेश्चन है, आपको सीधा याद भी होना चाहिए। सो मोलर मास भी इसका 114 ही होता है। बाकी सब कैलकुलेशन है, आप कैसे विजुलाइज करते हो, आप कैसे सॉल्व करते हो, वो आपकी स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आ रहा है। अगेन ये क्वेश्चन एलिवेशन का एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है। सिर्फ एक क्वेश्चन रखा है एलिवेशन का और एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है। PYQ में मैक्सिमम टाइम्स आया हुआ है। 3.8 ग्राम ऑफ सल्फर
100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड में लिया गया। कार्बन डाइसल्फाइड का मोलर मास का बॉइलिंग पॉइंट 46.3 डिग्री सेल्सियस है और 3.8 ग्राम सल्फर डालने के बाद जो सोल्यूशन तैयार हुआ वो बॉईल करता है 46.66 पे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे, गाओ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो आप देखो आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 46.3 था, सॉल्यूशन का बढ़कर 46.66 हो गया। व्हाट इज द मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर? अगर केबी की वैल्यू आपको दे रखी है, केबी सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, केबी की वैल्यू हमेशा दी हुई आती है और केबी की वैल्यू सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। तो इसका पहला स्टेप होता है मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सल्फर निकालना। मॉलिक्यूलर सल्फर इज SN। यही तो पता नहीं ये कौन है, ये S2 है, S4 है, S8 है, कौन है? तो हमारे लिए ये SN बन जाता है जनरल। इसके लिए हम एलिवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेल्टा डी भी निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, एक है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, इससे एलिवेशन आ जाता है। जैसे आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। डेल्टा टी भी निकालने का दूसरा फॉर्मूला है Kb इंटू एम। Kb की वैल्यू है 2.4, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है 3.8 ग्राम, मॉलिक्यूलर सल्फर का मास, मोलर मास पता नहीं है इसका हमें। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। यहां से मोलर मास आ जाता है ग्राम पर मोल में। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है। SN का मास 253.33 है, एक सल्फर का मास 32 होता है। यहां से n की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 8 आ जाएगी। तो ये कौन है? S8। तो जहां पे ये क्वेश्चन एलिवेशन का बेस्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो आप कर रहे हो वो डिप्रेशन का बेस्ट क्वेश्चन है। पिछले 3 या 4 सालों में लगातार PYQ में ये क्वेश्चन आ रहा है डिप्रेशन का। तभी कह रहा हूं कि अब इससे कम में कुछ हो नहीं पाएगा। MIQ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट। आपके सामने सिर्फ एक न्यूमेरिकल एलिवेशन का, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल राउट लॉ के, सिर्फ RLVP के, सिर्फ एक न्यूमेरिकल राउट लॉ का आइडियल सॉल्यूशन, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल हेनरी लॉ के। इससे कम क्या है? इसी को बस घिस लो बार बार। इस पे अगर आप मेडिटेट कर लो तो आप ले जाओगे। सो ये क्वेश्चन एग्जामिनर फेवरेट चॉइस। 5% यूरिया बाय मास ही है सब कुछ, थोड़े रैंडम लैंग्वेज है क्योंकि अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने 5% यूरिया को पानी में लिया और इसके सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नापा, कितना आ रहा है? 271। ज्ञान ये कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। प्योर पानी कितने पे फ्रीज करता है? 273 पे। ये कितने पे फ्रीज कर रहा है? 271 पे। वो कह रहा है आप ये बताओ अगर मैं यूरिया की जगह पे 5% ग्लूकोज लेता तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता? ये सवाल है।
कि जब मैं 5% यूरिया पानी में बनाता हूं तो वो 271 केल्विन पे फ्रीज करता है। आप ये बताओ अगर मैं यूरिया की जगह 5% ग्लूकोज लेता तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता। और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। और आप सीधा शुरू करो, नोट लिखना शुरू करो। लिखो द वैल्यू ऑफ के एफ इज नॉट गिवन। इकलौता क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पीवाईक्यू का, जब के एफ दिया हुआ नहीं आया। वैल्यू ऑफ के एफ इज नॉट गिवन। वैल्यू ऑफ के एफ इज नॉट गिवन। फाइंड के एफ, यही प्लानिंग है। फाइंड के एफ यूजिंग यूरिया सोल्यूशन। फाइंड के एफ यूजिंग यूरिया सोल्यूशन, क्योंकि के एफ यूरिया का नहीं है, के एफ सॉल्वेंट का होता है। तो फाइंड के एफ यूजिंग यूरिया सोल्यूशन, यूज इट फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन। यूज इट फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन। फाइंड के एफ फॉर यूरिया सोल्यूशन, यूज इट फॉर ग्लूकोज सोल्यूशन। और लिखो KF only depend upon solvent, not on solute. KF only depend upon solvent, not on solute. KF का कोई संबंध नहीं है ग्लूकोज और यूरिया से, उसका संबंध पानी से है। KF only depend upon solvent, not on solute. तो मेरा पहला टास्क है, मुझे KF निकालना है। डेल्टा TF निकालने का पहला तरीका है T0A माइनस TS। प्योर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273 है और सॉल्यूशन का दिया हुआ है 271, 2 केल्विन का ड्रॉप है। दूसरा तरीका है KF इंटू एम। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहां पे A का मतलब पानी है और B का मतलब यूरिया है। मैं कभी ना भी लिख पाऊं तो आप लिख लेना। सिंबल यूज करने हैं तो अनाउंस करना है। डेल्टा TF 2 है, KF निकालना था। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम। 5% यूरिया बाय मास का क्या मतलब है, बोलो। 5 ग्राम ऑफ यूरिया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन, 95 ग्राम का पानी। 95 ग्राम का पानी, यूरिया का मोलर मास होता है 60, 95 ग्राम का पानी, 95 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। सो यहां से KF निकल जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने से ये खराब हो जाता है, सॉल्व ना करने से ये सही रहता है। आप सॉल्व करने बैठोगे अपना समय खराब करोगे, कैलकुलेशन आगे इसमें आपको याद होगा काफी चीजें कट जाती हैं। हमारा देखा हुआ क्वेश्चन आए उसके बाद भी हम बुद्धू बन के चलें तो कोई सियानी बात थोड़ी है। प्लानिंग पता होनी चाहिए। डोंट सॉल्व KF, यूज इट टू फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। कैसे, तो फिर से डेल्टा TF। अब की बार सॉल्यूट जो है वो ग्लूकोज है, सॉल्वेंट पानी है। मोलैलिटी होती है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो डेल्टा TF आपको निकालना है। KF की वैल्यू जो भी आपने निकाली थी वो यूज कर लो। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी 5 ग्राम ही है। 5% ग्लूकोज का मतलब है 5 ग्राम यूरिया। ग्लूकोज का मोलर मास 180 है। 5 ग्राम ग्लूकोज, 100 ग्राम का सोल्यूशन, 95 ग्राम का पानी, चेंज इन किलोग्राम। इसलिए फिर ये चीजें कट जाती हैं, टाइम बच जाता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है। यहाँ और ही आसान है क्योंकि मैंने डाटा और आसान रखा हुआ है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है, कई बच्चे डेल्टा TF निकाल के ही छोड़ देते हैं। डेल्टा TF तो पूछा ही नहीं आपसे, आपसे तो फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है।
कल की भीड़ देखी थी कितनी थी और आज कितनी है। इसके बाद जब मैं दोबारा कभी और बुकलेट दूंगा उस दिन भी भीड़ हो जाएगी। बच्चे बीच बीच में चेक करते रहते हैं आगे, देखें क्लास टाइम पे ले रहे हैं ले रहे हैं। हमें कोई शौक नहीं है, देखो ग्रुप तोड़ के और ये सब करके आई एम ऑलवेज इन पेन, बट वी नो दिस। 27 ईयर्स हो गए, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब तक ये खत्म होगा आप देखोगे 15 बच्चे रह जाएंगे। कंसिस्टेंसी ही तो प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है कभी। क्योंकि यू गेट अफेक्टेड बाय योर प्री बोर्ड्स, आप पे इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आप पहले पढ़ के नहीं रखते हो, तो आप एंड में एक भाग रहे हो। आप लोगों की सिचुएशन यही तो है कि ट्रेन छूट रही है और आप भाग रहे हो। इसी चीज को जो ओवरकम कर लेता है वही तो टॉपर है। हर काम लास्ट डेट पे, अब अभी तक प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई, वही एंड में बनेगी, वही सब कुछ एंड 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 एंड। सो ये आपको वक्त निकालना पड़ता है और कुछ भी नहीं है। जब आप पढ़ने बैठो, कोई हफ्ता कोई 10 दिन निकल जाए जिसमें 15-15 घंटे की स्टडी निकल जाए, सारे बैकलॉग खत्म हो जाते हैं, एवरीथिंग। तो इसलिए बैच हटाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह पे ये कर दिया कि क्लासेस बढ़ा दी, ताकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, कहीं तो लाइव ही बैठे हुए हैं, तो कम से कम वो तो फायदा उठा सके और टाइमली चीज हो जाए। क्योंकि हमने भी तो कुछ शॉर्टकट नहीं ढूंढना ना। आपके सामने आप देखो, आप जस्ट इमेजिन, मैं आपको बार बार बोलता रहा पूरे साल कि जो यहाँ हो रहा है वो मैजिक है। आप अभागे हो कि आप इसका फायदा नहीं उठा पाए। अभी भी रिवीजन के नाम पे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं दिया हुआ। मैं ये आपको समझाता हूँ, मैं 1+1 कर लेता, एक सॉल्व एक अनसॉल्व, तो मेरा क्या उखाड़ लेते। तुमने उन टीचरों का ही क्या उखाड़ लिया जो कुछ नहीं पढ़ा रहे। तो बट दिस इज नॉट हाउ रिवीजन इज डन। मैं तो वही कर, मैंने आपको बोला है बार बार कि मैं तो वही करूंगा जिसकी जिसकी मुझे ट्रेनिंग है। जो मेरा विजन है मैं तो वही अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा विजन है राइट राइट राइट। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अब तक आप नालायक रहे हो, राइट इट 5 टाइम्स हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत चालाकी से और ये एक्सपीरियंस से बनाया हुआ पैकेज है। एक होता है कोई नया काम में आया है, आइडिया नहीं है, कहीं से उठाए हुए नोट्स हैं, लोग यहाँ से नोट उठा के पढ़ाते हैं। ये क्या उठाए हुए नोट्स हैं? ये बिल्कुल सोचा समझा है। तभी आपको पहले PYQ कराया, अब आपको ये MIQ दे रहे हैं। MIQ के बाद ऑब्जेक्टिव, फिर सेशन रीजनिंग, फिर पैराग्राफ टाइप। ये पूरी एक चर्निंग है। अगर आप इसको पूरा, तभी कहते हैं पूरा पूरा करोगे तो पाओगे। जो 35 के 35 पेपर कर लेगा वो पाएगा, 34 में नहीं आएगा। यही तो सारा ज्ञान छुपा है इसके अंदर, इस बात में। इसलिए इस पैकेज को समझो। आपको डिबेट दे तो रहे हैं कि देखो हम क्या सोच रहे हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ दे रहे हैं ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 25। मैं इसको बेस्ट क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में यूनिट्स कन्वर्जन काफी ज्यादा आती है, और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है जिसमें सारी यूनिटी चेंज करनी पड़ जाती है। तो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है MRT, हमेशा इसी से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूट है यहाँ पे प्रोटीन, so given mass of solute, molar mass of solute, volume of solution in liter, this is molarity को खोला, RNT निकालना है हमें यहाँ पे। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। हालांकि मेरा डाटा अच्छा नहीं है, मोलर मास काफी कम आ जाएगा, प्रोटीन के मोलर मास ज्यादा आते हैं, बट इग्नोर दैट। लेट्स राइट क्या दे रखा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। प्रोटीन का मास कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। 1 मिलीग्राम। बॉक्स में लो। यूनिट क्या क्यों चेंज करनी है? क्योंकि आपको मास चाहिए होता है ग्राम में, तो पहली यूनिट चेंज हो गई है जी, ग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में लाना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.08 दे रखी है। उसमें ATM बॉक्स में लो, उसमें लीटर बॉक्स में लो, उसमें केल्विन बॉक्स में लो। आर की जो यूनिट है वो आपको यूनिट्स बाकियों की सेट कर देती है। आर कह रहा है देख, प्रेशर ATM में रखियो, वॉल्यूम लीटर में रखियो, टेम्परेचर केल्विन में रख लियो। टेम्परेचर किस में दिया हुआ है आपको? डिग्री सेल्सियस में। तो आप इसमें 273 ऐड करके किस में चेंज करोगे? केल्विन में। ऑस्मोटिक प्रेशर किस में दिया हुआ है? टॉर में। आपको किस में चाहिए? ATM में। तो टॉर को ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 से डिवाइड करना पड़ता है। सो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, टॉर को ATM में। 760 टॉर इज 1 ATM। बोलो, 760 टॉर इज 1 ATM, 7.6 टॉर इज
7.6 डिवाइड बाय 760 ATM। हाँ जी, वॉल्यूम लीटर में लेके जाना है, तुम्हें किस में दे रखा है? ml में। 1000 से डिवाइड करेंगे, लीटर में जाएंगे। सो चारों यूनिट ही चेंज करनी पड़ जाती हैं, इसीलिए हमें ये बेस्ट क्वेश्चन लगता है। द ओनली एरर इज कि मैं डाटा आसान करने के चक्कर में मोलर मास पे ज्यादा काम नहीं कर पाया। ये मोलर मास 24,000 ऐसा कुछ आना चाहिए था तो मजा आता, क्योंकि प्रोटीन्स है हाई मोलर मास। बट अपने बनाए हुए क्वेश्चन है, होममेड है, चलता है। जो क्वेश्चन जिस भावना के साथ रखा गया है, तभी मैं आपको ना सिर्फ पढ़ा रहा हूं बल्कि मैं आपको ये भी बता रहा हूं एज ए टीचर क्या सोचते हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, व्हाई वी चूज दिस क्वेश्चन। कि एक क्वेश्चन कराना है तो ये क्यों, बिकॉज अगर ये करते हैं तो हमें सारी यूनिट कन्वर्जन, प्रॉपर फॉर्मूला, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करना सब आ जाता है। एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आइसोटोनिक का 26। अगेन एग्जामिनर फेवरेट चॉइस, ऑब्जेक्टिव में भी इसके आने के चांसेस बने रहते हैं। हल्का क्वेश्चन है ये। 5% यूरिया इज आइसोटोनिक विद 1% अननोन सोल्यूट, फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। सो ज्ञान, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें आइसोटोनिक कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है MRT। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी सेम होता है। सो अल्टीमेटली इनकी मोलैरिटी सेम है। दिस M इज स्टैंड फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको ये ट्रेनिंग दी गई थी। ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में अगर आपको परसेंटेज दे रखी है और आपको ये नहीं बताया कि ये परसेंटेज कौन सी है, तो बाय डिफॉल्ट ये कौन सी परसेंटेज ली जाती है? ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ली जाती है। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में अगर आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताया हुआ है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है आपको, पर आपको ये नहीं बताया जाता कि ये बाय मास है या क्या है, तो ये वेट बाय वॉल्यूम लेनी होती है। जिसका मतलब है 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। नीचे वॉल्यूम जो है वो ml में लेना है सोल्यूशन का। 100 ग्राम की जगह 100 ml लेना है। तो 6 ग्राम यूरिया है, मोलर मास 60 होता है यूरिया का, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, चेंज इन लीटर। सॉल्यूट का मास निकाल, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 5 ग्राम यूरिया है। सॉल्यूट आपका दिया हुआ है 1%, तो 1 ग्राम सॉल्यूट है, इसका मोलर मास निकालना है। इसका भी वॉल्यूम कितना लेना है सॉल्यूशन का? 100 ml, चेंज इन लीटर। यहां से मोलर मास आ जाएगा। सब्जेक्टिव में आया तो क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ट्वेंटी 27 ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। विच हैज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। सोच क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा होंगे उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है? पहला है K4 FeCN6,
आपको ट्रेनिंग दी गई थी मेटेलिक सॉल्ट, डिसोसिएट, ये कॉम्प्लेक्स है और आपको पता है कॉम्प्लेक्स में जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो आयोनाइज नहीं करती, काउंटर आयन बाहर से बाहर निकल जाएगा, साइनाइड ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा। अब इसको अलग तरीके से देखो, जब पहली बार सॉल्यूशन पढ़ा था तो कोऑर्डिनेशन नहीं कर रखा था, अब आपने कोऑर्डिनेशन कर रखा है। तो इसको जब हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन में तो 5 मोल सॉल्यूट आ रहा है यहाँ पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि सॉल्यूट कौन है, बल्कि उसका अमाउंट कितना है, उसके मोल कितने हैं। तो यहाँ पे टेक्निकली 5 मोल सॉल्यूट काउंट हो जाएंगे। यूरिया ईमानदार है, 1 मोल का 1 मोल ही रहेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो आपका जवाब है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है फॉर K4Fe सॉल्यूशन, इसीलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। कौन से ईमानदार सॉल्यूट है? मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी थी वो ये थी कि सॉल्यूट 2 प्रकार के होते हैं, ईमानदार और धोखेबाज। धोखेबाज सॉल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ईमानदार सॉल्यूट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ईमानदार है यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लाइकॉल, सल्फर। आज भी आपने 4 ही चाहे क्वेश्चन करे, प्रोटीन, सल्फर, आपने आज 4-5 क्वेश्चन करे, वो सारे ईमानदारी सॉल्यूट है, ग्लूकोज भी, यूरिया भी, ग्लाइकॉल भी, सुक्रोज भी। धोखेबाज कौन है? उसकी कैटेगरी आप जो 2 मेजर कैटेगरीज हैं वो है मेटालिक सॉल्ट, धोखेबाज, जिसमें मेटल आ गया धोखेबाज, जिसमें मेटल आ गया, देखो पोटेशियम आ गया, आयरन आ गया, धोखेबाज। मेटालिक सॉल्ट पानी में जाके टूटते हैं, सारे एसिड पानी में टूटते हैं, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड पानी में टूटते हैं। और एसोसिएशन का सिर्फ एक केस है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एस्टिक एसिड बेंजीन में, बेंजोइक एसिड कार्बन डाइसल्फाइड में, वो डाइमर फॉर्म करते हैं। अगला है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एस्टिक एसिड पानी में या बेरियम फॉस्फेट पानी में? तो बेरियम फॉस्फेट है मेटालिक सॉल्ट, बेरियम मेटल है, तो ये मेटालिक सॉल्ट है, ये टूटेगा। हम यही सोच के चलते हैं कि अगर 1 मोल सॉल्यूट होता तो हम उसी से शुरुआत करते हैं, तो ये 5 मोल में टूटेगा। एस्टिक एसिड भी पानी में जाके टूटता है, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन कम पढ़ने वाले कहां पढ़ते हैं इस चीज को। एस्टिक एसिड पानी में टूटेगा लेकिन कम टूटेगा, सो इट इज लेस देन 2। 2 नहीं होता इसमें, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये सारा का सारा ब्रेक नहीं करता। तो सॉल्यूट 1 से तो ज्यादा होंगे लेकिन 2 से कम माने जाएंगे, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं करता। क्वेश्चन में ये कह रखा है किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, इसमें मैक्सिमम लोग शहीद होते हैं, तभी जानबूझ के यही दी है। कैजुअल चलोगे तो हमेशा अपने आप को ये ट्रेनिंग दो कि डिप्रेशन में रुकना है, एकदम इसका आंसर नहीं बोलना, क्योंकि ये पिटफॉल है। अगर आप सही बोल बोल के याद नहीं करते, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं, आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। एस्टिक एसिड इन वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये आंसर है। डिप्रेशन कम होगा, गिरावट कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ज्ञान कहता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। आपसे कम नहीं पूछा ना, आपसे ज्यादा पूछा है, तभी कह रहा हूं ये मेरे पढ़ाने पे नहीं आएगा। आपको 5 मिनट बैठना है, मेडिटेट करना है, बोलना है और क्लियरिटी लेनी है कि क्या पढ़ा रहे हैं। पांच क्वेश्चन रखे हैं वन टॉप पे, हर वैरायटी को कवर करते हुए। एग्जामिनर फेवरेट चॉइस वैरायटी 28 है,
मतलब एनसीईआरटी में धूम धड़ाके वाले क्वेश्चन है वन टॉप के, लेकिन जब पेपर की बारी आती है समहाउ एग्जामिनर को दया का भाव पैदा हो जाता है, उसको तुम्हारी मासूम सी शक्ल सामने आ जाती है, तो वो वन टॉप में इसके ऊपर पूछता ही कुछ नहीं है। तो 10 में से 7 सालों में ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 58.5 ग्राम ऑफ NaCl एट 250 ग्राम ऑफ वाटर, केबी आपको दिया हुआ है। द ओनली स्किल इज NaCl एक एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, धोखेबाज सॉल्यूट है, मेटेलिक सॉल्ट है, ये डिसोसिएट करता है पानी में। ये क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर का है, वांट ऑफ फैक्टर ही पहले निकालना है। सारी स्किल जो मैंने आपको ट्रेनिंग दी थी वो सारी इसी पे थी कि कयामत के दिन आप ये पहचान सको कि हाँ ये वांट ऑफ का क्वेश्चन है। वांट ऑफ निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इनिशियल। इसके बाद आपने एलिवेशन का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन वांट ऑफ का ना हो तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू एम। क्वेश्चन वांट ऑफ का हो तो फॉर्मूला होता है आयोटा केबी इंटू एम। आयोटा यहाँ पे 2 है, केबी की वैल्यू 0.5 दे रखी है, और मोलैलिटी निकालने का तरीका है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 58.5। इजी डाटा आप देख सकते हो। मोलर मास भी NaCl का 58.5 ही होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम चेंज इन किलोग्राम। ये सबसे जिसे कहते हैं ना 0 लेवल क्वेश्चन ऑफ वांट ऑफ है। एक स्किल है इसमें बस, क्या कि मैंने पहचान लिया कि NaCl धोखेबाज है, बस यही क्वेश्चन में यूरिया दे रखा है, आयोटा नहीं लगाना, सुक्रोज दे रखा है, आयोटा नहीं लगाना, ग्लाइकॉल दे रखा है, आयोटा नहीं निकालना। तो बस इतना ही बस स्किल है कि मैंने पहचाना। तभी मैं कह रहा हूँ ये एग्जामिनर 10 में से 7 साल यही देता है। कभी कॉपर क्लोराइड दे देता है, कभी बेरियम फॉस्फेट दे देता है, कभी बेरियम क्लोराइड दे देता है, मेटल चेंज कर देता है बस। नेक्स्ट, ये डिप्रेशन है तो फिर अगला क्वेश्चन एलिवेशन का है। 29 क्वेश्चन करेक्शन रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 6 ग्राम एसिटिक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, बस। सो डैट काट दो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस बाय 1 केल्विन काट दो, बेंजीन के बाद जो भी लिखा है वो काट दो। सो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले केस में मैंने बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाला, ओके। डेल्टा टीबी होता है TS माइनस T0 ए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि केल्विन में मॉल बना हुआ है तो केल्विन कर देते हैं, 273 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो TS हो जाएगा 377 केल्विन। अबे क्या बोल रहा है नशेड़ी, अबे डिप्रेशन बोल रहा है तू। एलिवेशन निकाल रहे हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 273 नहीं है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 है। आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में भी लिख कर आ सकते हो। मैंने आपसे कहा था चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। डेल्टा टीबी 4 केल्विन है, डेल्टा टीबी 4 डिग्री सेल्सियस भी है। चेंज ऑफ टेम्परेचर यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। सो अगले क्वेश्चन में मैंने आपको बोला 29 में आपको सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड बाय 1 केल्विन काटना है। स्किल स्किल यही है कि मैं ये पहचानता हूं, मैं बात करता हूं, क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का है। एसिटिक एसिड इन बेंजीन, एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज ए केस ऑफ एसोसिएशन। ये क्वेश्चन वांट ऑफ फैक्टर का है, तो सब स्किल इसी पे ही है। तो एसिटिक एसिड बेंजीन में आके डाइमर फॉर्म करता है। हमेशा 1 मोल से ही शुरुआत करनी है, 2 का 1, 1 का आधा।
आयोटा होता है फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इनिशियल। एसोसिएशन के केस में आयोटा एक से कम आना चाहिए। क्वेश्चन डिप्रेशन का है आपकी बार। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला वैसे तो के एफ इंटू एम होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन वांट ऑफ का है तो आयोटा के एफ इंटू एम हो जाएगा। के एफ आपको दिया हुआ है 5, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है आपको 1000 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम इज 1 किलोग्राम। यहां से डिप्रेशन आ जाएगा। डेल्टा डी एफ होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन वांट ऑफ का रखा है हमने डिसोसिएशन का, दूसरा रख दिया एसोसिएशन का। अब अगर एग्जामिनर इन दोनों से बोर हो जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 10 में से 7 बार यही आते हैं, 10 में से 2 बार परसेंटेज एसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन पे क्वेश्चन आते हैं, जिसका रोल मॉडल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फेमस क्वेश्चन अगेन PYQ। डेसीमोलर, बॉक्स में लो डेसीमोलर, एरो खींच के लिखो 1/10। डेसी का मतलब होता है 1/10 मोलर। K फॉर Fe6, बॉक्स में लो एरो खींच के लिखो मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर। K फॉर Fe6, बॉक्स में लो एरो खींच के लिखो मेटालिक सॉल्ट डिसोसिएट वांट ऑफ फैक्टर। और बता रहा है कितना डिसोसिएट, कह रहा है 50% डिसोसिएट। 50% बॉक्स में लो, लिखो अल्फा, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। वो कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन पे, आर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो मुझे निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर। मेरा लास्ट स्टेप तो ये रहा। अगर ये क्वेश्चन वांट ऑफ का ना होता तो फॉर्मूला क्या लगाता, MRT फॉर्मूला। ये क्वेश्चन वांट ऑफ का है, ये मैंने अपनी स्किल से देखा कि ये मेटालिक सॉल्ट है। हिंट भी पूरा था कि भैया टूट रहा है, वो घर थोड़ी आएगा, वो 50% लिख के उसने कह तो दिया टूट रहा है। सो मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, इसके लिए मुझे आयोटा चाहिए होगा। सो आयोटा निकालना मेरा पहला स्टेप हो जाएगा। तो आप समझो कैसे पैकेज बना रहे हैं, क्या वैरायटी है अल्टीमेटली। सो मैंने आपको इसे बताया था, आखिरी में क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा। अपने मन में पूरा बोल सकते हो, 1 मोल लिया, अल्फा मोल टूट गया, कितना रह गया 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा अल्फा। इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी ट्रेनिंग आपको दी गई है। पूरी टेबल नहीं बनानी, बस शॉर्टकट बना के आना है। वैसे टेबल होती है 1 0 0, अल्फा गया, अल्फा 4 अल्फा और अल्फा बना, आखिरी में रह गया 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा अल्फा। आयोटा क्या होता है, फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सारे फाइनल मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही हैं, डिवाइड बाय इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो 1 ही होते हैं, हम उसके बिना काम ही नहीं करते हैं। कितना दिया हुआ है अल्फा आपको 50%। जब यहां रखोगे तो फ्रैक्शन में रखना होता है, 50 मत रख देना, नहीं तो आयोटा आ जाएगा 241। क्या करेगा, होश में आना जरा सा। आयोटा कितना आ गया 3। बस वो 3 यहां रख देंगे। डेसी का मतलब था 1/10, आर की वैल्यू दे रखी थी, टेम्परेचर दिया हुआ है, बाकी ठीक है। जैसा आर कहता है बार, तो बार सही। आर डिसाइड करता है कि यूनिट क्या रखनी है किसकी। तो 10 में से 7 बार डायरेक्ट क्वेश्चन वन टॉप के, जो पहले 2 कराए। 10 में से 2 बार ये वैरायटी, जिसमें वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बीच में ले आएगा।
तो फिर आपको ये टेबल बनानी होगी डिसोसिएशन वाली अल्फा की टर्म्स में। मेरे साथ बोलो, अल्फा से आयोटा, आयोटा से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोलो। दिस इज द प्लानिंग। अल्फा दिया था, अल्फा से आयोटा निकाला और आयोटा से हमने निकाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये था डिसोसिएशन का क्वेश्चन। अगला आ गया एसोसिएशन का 31। वो कह रहा है फाइंड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 0.61 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड अज्यूमिंग 84% डाइमराइजेशन। बॉक्स में लो बेंजोइक एसिड, बॉक्स में लो CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, बॉक्स में लो 84%, एरो खींच के लिखो अल्फा। बेंजोइक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके एसोसिएशन करता है, इसलिए क्वेश्चन किसका हो गया ये? वान टॉफ का। कौन सी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? एलिवेशन। ये क्वेश्चन वान टॉफ का ना होता तो फॉर्मूला क्या होता? वान टॉफ का है तो फॉर्मूला क्या हो गया? फिर आयोटा चाहिए। आयोटा किससे निकालेंगे? अल्फा से। और दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं। हर प्रकार का एक्सपीरियंस कवर किया हुआ है, तभी कह रहा हूं ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, ये मत गवाओ। समझो, प्लानिंग ही देख लो, टीचर की सोच देखो, नोट्स कैसे बनाते हैं ये सीखो। आगे जाके आप में से कितने लोग टीचर बनोगे? हर चीज की वैरायटी है, ऐसे ही पढ़ना होता है बस। फिजिक्स भी ऐसे ही निकालो, मैथ्स में भी ऐसे ही सोचो, सेग्रीगेट करो। आखिरी में क्या बचेगा याद है? 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2। अल्फा दिया हुआ है 0.84, ये आ जाएगा 0.42, 0.658। 10 सेकेंड फालतू बिताने चाहिए। एसोसिएशन का केस हो तो आयोटा 1 से कम आना चाहिए। आयोटा आ गया 0.58। केबी कितना दिया हुआ है? केबी दिया हुआ है 2.3। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.61। मोलर मास बेंजोइक एसिड का होता है 122। बेंजोइक एसिड का मोलर मास होता है 122। वेट ऑफ सॉल्वेंट है 50 ग्राम, चेंज इन किलोग्राम। ऐसे ही घर में बोला करो, 50 ग्राम चेंज इन किलोग्राम, क्योंकि ग्राम में दिया होता है। हमें यहाँ किलोग्राम में चाहिए, वो मोलैलिटी लगा रहे हैं। यहां से एलिवेशन आ जाएगा। तो डेल्टा टी भी होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और जो केल्विन में है वही डिग्री सेल्सियस। चलो कर देते हैं, चलो ये लो, मन से निकालो अपनी चीज को। इसको लो, यहाँ पे 100 ले लिए। चेंज ऑफ टेम्परेचर सेम रहता है, उसका यूनिट से संबंध नहीं होता। 0.058 केल्विन भी यही है, और डिग्री सेल्सियस में भी सेम रहेगा। ये लड़ाई अब तक खत्म हो जानी चाहिए। अभी भी किसी के मन में आ रही है तो सॉर्ट करो। तो 10 में से 7 बार क्या, 10 में से 2 बार ये, और 10 में से 1 बार की वैरायटी है जो आप लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो। एनसीईआरटी में ऐसे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक थे। एनसीईआरटी में ऐसे 3 क्वेश्चन बैक टू बैक थे, एक रख दिया मैंने यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन 32। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है विद सम इजी डाटा। 0.6 ml acetic acid having 1.06 gram per ml density is dissolved in 1 liter of water has a depression in freezing point of 0.0205 degree Celsius. Calculate iota and Ka. What is Ka? Dissociation constant of acid. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होता है कि आप मोलैलिटी निकाल लो, वो फिर आगे काम आती है। मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट है आपका एसिटिक एसिड, सॉल्वेंट है आपका पानी,
हमें सॉल्यूट का मास नहीं दे रखा, सॉल्यूट की डेंसिटी और सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है, क्योंकि एसिटिक एसिड लिक्विड है, लिक्विड की वॉल्यूम होता है, लिक्विड की डेंसिटी होती है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तभी हैरानी नहीं होनी चाहिए। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी हम हैरान हो रहे हैं तो फिर क्या करेंगे। सो ये ग्राम पर एमएल में है, और एसिटिक एसिड का ही आपको वॉल्यूम दिया हुआ है एमएल में, यहां से इसका मास आ जाएगा। इसके बाद आप आराम से मोलैलिटी निकाल सकते हो। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास होता है इसका 60, और सॉल्वेंट का मास है, वॉल्यूम पानी का दे रखा है 1 लीटर। मेरे साथ बोलो, 1 लीटर पानी 1000 ml पानी, बोलो 1000 ml पानी, 1000 ग्राम पानी, बोलो। सो ये पानी का जो मास है वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 लीटर पानी का मास 1 किलोग्राम होता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी भी 1 होती है। यहां से मोलैलिटी निकल जाएगी। तीनों क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के इस फॉर्मेट में थे, मैंने सब में पहले आपको यही बात समझाई थी कि पहले आप मोलैलिटी निकाल लो, इससे आगे कैलकुलेशन में समय बचता है। क्वेश्चन किसका है ये? क्वेश्चन है ये डिप्रेशन का। अब हम आयोटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन डिप्रेशन का ना होता तो फॉर्मूला होता के एफ इंटू एम, डिप्रेशन का है तो फॉर्मूला हो गया आयोटा के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, आयोटा निकालना है। के एफ लिख लो साइड में, 1.86 रह गया मुझसे देना, क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। ऊपर क्वेश्चन में नोट कर लो, के एफ इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और मोलैलिटी आपने निकाल ही ली है। क्योंकि आपने एसिटिक एसिड को पानी में डाला हुआ है तो ये टूटेगा। आयोटा 1 से ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, मरा मरा से ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सारा का सारा नहीं टूटता। अब निकालेंगे अल्फा, आयोटा से अल्फा। और फिर निकलेगा के ए, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। सी इज कंसंट्रेशन, जो इस केस में मोलैलिटी है। तभी आपको मोलैलिटी इस प्रकार के क्वेश्चनों में पहले निकालने के लिए ट्रेनिंग दी गई है आपको, ये कि इससे आपका समय बचेगा। पॉइंट 0.04 काफी कम है, आप नीचे नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, वो आपकी मैथ्स की स्किल है। इतना काफी है आज के लिए। कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होंगे सॉल्यूशन के।